बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और दुआ भी यही है कि अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। प्रोग्राम में सेगमेंट्स हैं, ख़बरें हैं और आज के मेहमान भी, लेकिन सबसे पहले आगाज़ हमारा पहला सेगमेंट एक दिन एक नेकी। आज का पैगाम क्या है आपके साथ शेयर करेंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज का मेरा पैगाम वालिदैन के नाम अपने बच्चों पर तवज्जो दें, अपने बच्चों पे तवज्जो दें। ये हमारी नस्ल मोबाइल के इस्तेमाल की वजह से तबाह हो चुकी है। पहले तो माँ बाप तवज्जो दिया करते थे अपने बच्चों पे। आज अब्बा को पता नहीं, अम्मा को पता नहीं कि हमारा बेटा रात को कितने बजे सोता है, क्या देखता है। ये हमारी आने वाली नस्ल तबाह हो रही है। माँ बाप की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ उनको खाना खिलाना नहीं है, इनकी ज़िम्मेदारी जहन्नम की आग से बचाना भी इन माँ बाप की ज़िम्मेदारी है। मैं आपसे इल्तिमास करूँगा सोने से पहले अपने बच्चों से मोबाइल ले लिया करो ताकि वो फ़जर की नमाज़ जमात के साथ अदा कर सकें। अल्लाह मुझे भी आपको भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन आमीन आमीन। आज का पैगाम और मेरे ख्याल से अभी जो मौजूदा हालात हैं इसके मुताबिक बहुत अच्छा पैगाम है। ज़रूर आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखें। अच्छा जी, एक और बड़ा इवेंट शहर लाहौर में आज से बाकायदा तौर पर आगाज़ होने जा रहा है। उर्स हज़रत दाता गंज बख्श 3 रोज़ा तकरीबात और दाता की नगरी में जी दाता के उर्स के हवाले से तकरीबात का 3 रोज़ा, ये आपको पता है, तकरीबात होती हैं जिसमें 3 रोज़ में डिफरेंट इसमें चीज़ें शामिल होती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हम देखते हैं लोगों का पसंदीदा भी होता है महफ़िल समा। खैर, ये 3 दिन ज़ायरीन की आमद बहुत बड़ी तादाद में जो है वो हम दरबार पे देखते हैं। दूर दराज शहरों से लोग आते हैं। सो गुजारिश आप लोगों से यही है कि जो लोग भी वहाँ जाएँ, इंतज़ामिया जो वहाँ पर लोग हैं, पार्किंग के लिए जो जगह मुख्तस की गई हैं, ताउन उन लोगों के साथ कीजिए और इसके साथ साथ कोशिश ये कीजिए कि जितने लोग आए हैं सभी को मौका मिले, क्योंकि हम अक्सर कोशिश ये करते हैं कि ख़ुद जो लोग वहाँ जाते हैं घंटों घंटों वहाँ बैठे रहते हैं। सो लाहौर के जो लोग हैं वो तो कोशिश ये करें कि जल्दी होकर वापस आ जाएं, ताकि जो दूर दराज शहरों से आए हैं कम से कम उन्हें जाने का प्रॉपर मौका मिल जाए। लड़ाई झगड़े मत करें, इंतज़ामिया के साथ, पुलिस के साथ, ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन कीजिए, क्योंकि ये सभी लोग हमारे लिए वहाँ पर मौजूद हैं, हमारी सिक्योरिटी के लिए मौजूद हैं। तो ताउन जो है इनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अलबत्ता ये 3 रोज़ जो हैं बाकायदा तौर पर आज 11 बजे गालिबन जो है वो उस तकरीबात का आगाज़ होने जा रहा है और चादर पोशी की जाएगी, जिसके बाद बाकायदा उसकी तकरीबात शुरू हो जाएंगी। जी तो नाज़रीन, हम इस बारे में भी गुफ्तगू करेंगे, बल्कि ख़बरों की तरफ बाद में जाएंगे। सबसे पहले आगाज़ हम यहीं से कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, आमिर रज़ा खान साहब और अली साई साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चल है? अल्लाह करम शुक्र है। आमिर भाई, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। कुछ चीज़ें जो शहर लाहौर की पहचान हैं, जो हम भी अपने बचपन से सुन रहे हैं, मेला चरागां, दाता दरबार का मेला, ये चीज़ें हमारे बचपन से हमने देखी भी हैं, सुनी भी हैं और इसको शहर लाहौर की पहचान कहा जाता है। दाता की नगरी में आज से दाता के उर्स का आगाज़ हो रहा है, क्या कहेंगे? बहुत ऐसी फीलिंग्स हैं लाहौरियों को, तो ख़ास कर कि दाता साहब के साथ हम कहते ही लाहौर को दाता की नगरी है। तो इस नगरी में दाता साहब का आना ही इस वजह बना के इस्लाम फैला और लाहौर शहर आज जो लाहौर नज़र आता है वो दाता साहब की ही मरहून मिन्नत है। और इनकी तालीमात जो हैं और उसका क्या कहें, गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा ना के सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा, यानी ऐसी हस्ती जिसको अगर कहीं से कोई पीर कामिल ना मिल रहा हो तो उनकी सिर्फ एक किताब, जिसको तसव्वुफ़ की पहली किताब होने का शर्फ हासिल है, कश्फुल महजूब को, वो पढ़े तो ख़ुद इसमें दाता साहब फरमाते हैं कि
इस किताब को पढ़ने वाले के लिए मुर्शद की तलाश जो है वो ख़त्म हो जाती है। यानी अगर किसी को मुर्शद नहीं मिल रहा तो इस किताब को पढ़ ले। तो ये वो लोग थे जो दूर से, कहाँ हजवेर है, कहाँ लाहौर है, और फिर लाहौर उस ज़माने में जादू नगरी कहलाता था और यहाँ पर जादू टोना आम था। ये जो दूध की सबील लगती है और ये गुज्जर क्यों लगाते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा जादूगर था जिसको अगर न्याज ना दी जाए, जिसको अगर उसको दूध ना पहुँचाया जाए तो गाय वैसे दूध देना बंद कर देती। उसका सहर तोड़ने के लिए दाता साहब यहाँ पर आए और फिर उसको भी इस्लाम कबूल करना पड़ा और वो शेख हिंदी के नाम से जो है वो मरूफ हुए। उनकी कब्र भी उसी अहाते में मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि लाहौर और दाता साहब जो है उनको अलग करना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है और हमें लाहौर के रहने वालों को तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे उनके घर का एक बड़ा इवेंट आ गया। ऐसे ही है, और अभी तो ये इवेंट बहुत छोटा हो गया है शहर लाहौर। बिल्कुल हमें भाई उनको गए हुए इतना अरसा हो गया, लेकिन देखें आज भी हज़ारों लोग वहाँ पे रोज़ाना जुमेरात की रोज तो वाकई हज़ारों लोग जाते हैं। फिर वहाँ से आप दिन चले जाएं, रात चले जाएं, आपको दरबार कभी खाली नजर नहीं आएगा और 24 घंटे वहाँ पर खाना मिलेगा, लंगर मिलेगा। ये बहुत बड़ी साहिब साहब इसमें एक और चीज़ भी है कि आपको कभी दरबार के अंदर जो है कुरान पाक बंद नहीं मिलेगा, पढ़ते हुए लोग मिलेंगे। ये 24 घंटे मैं तजर्बा कर चुका हूँ इस बात का, क्योंकि हम लोग तो शालवी में रहते थे तो पैदल चले जाया करते थे। हमारे लिए बड़ा आसान था। जब से शहर से ज़रा बाहर गए हैं तो ज़रा मुश्किल हो गया, कभी कभार जाना होता है, इस तरह से रोज़ाना जाना ही। लेकिन जब रमज़ान होता था तो हम फजर की नमाज़ दाता साहब जाके पढ़ते थे और वैसे भी शाम के वक्त किसी वक्त चले जाना तो दरबार चले जाना, वहाँ बैठे रहना। हमने तजर्बा करके देखा कि वहाँ कुरान पाक कभी, और इवन उस वक्त भी बंद नहीं हुआ जब दहशतगर्दों ने हमला किया। कुरान पाक वहाँ बंद नहीं होता है, वो लोग पढ़ते रहते हैं। इन बरगज़ीदा शख्सियात की वजह से ही लाहौर में इस तरह आज भी देखें आप हर वक्त वहाँ पे एक अजीब सा समा होता है। जो बंदा परेशान होता है, जिसको टेंशन होती हैं, वो वहाँ चला जाता है सुकून लेने के लिए, और हर वक्त वहाँ पे रौनक लगी है और कभी नहीं हुआ कि जो भी जाए वो खाली है। हमने तो बचपन से ये सुना है कोई दाता की नगरी में भूखा नहीं सो सकता, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे सर पे छत नहीं है। अगर किसी के पास घर नहीं है, अगर किसी के पास खाने के लिए रोटी नहीं है तो आप वहाँ जाए। और फिर बहुत सारे लोगों को तो आमिर भाई मैंने ये सुना है कहते हुए कि अगर हमें कोई परेशानी होती है, कोई दुख तकलीफ होता है, हम फिर वहाँ जाके बैठ जाते हैं, हमें सुकून मिल जाता है। ये बहुत बड़ी दुनिया जो है ये इस तरह से करती है। और ये जो उर्स है उस पर तो बाहर से बहुत लोग आते हैं। बाहर से जो अकीदतमंद हैं वो टोलियों की शक्ल में बहुत अरसा पहले से ही प्लानिंग शुरू कर देते हैं, यूके से, यूएसए से, मुतहदा अरब अमारात से कि जी दाता साहब कोर्स आ रहा है तो हमने पहुंचना है। मैंने ये चीज़ मेंशन की थी कि लाहौर ये थोड़ा सा जो है वो हमने इसकी रौनकें कुछ कम कर दी, क्योंकि हमने मिंटो पार्क को इकबाल पार्क बनाकर उसका तबाह बर्बाद कर दिया। जब चाहे कोई इतराज़ करता है करे, लेकिन असल में हमने हज़ारों दरख्त काट दिए। वहाँ पे हमने मेला लगाना बंद करवा दिया। वहाँ पे आपने रोड बंद कर देखिए सर्कस लगती थी, लोग मौत के कुएं लगते थे, फिर ठेले लगते थे, फिर मेला लगता था, खाने पीने की चीज़ें लगती थी। मुझे याद है कि दाता साहब से लेके अंदरून रंगमहल तक कतलम्मे की और इस तरह की चीज़ों की स्टॉल्स लगा करते थे, वो सारा गवर्नमेंट ने बंद करा दिया। और एक इकबाल पार्क बना पाकिस्तान खड़ा किया हुआ है, जो बहुत अरसे से उस वक्त भी था, लेकिन उस वक्त इस तरह से नहीं था। हमें यहाँ छाँव चाहिए थी, हमारे दरख्त ना कटवाते, हमारी ग्राउंड्स ना बंद कराते, चले बंद करा दिया। लेकिन अब मेला ठेले के भी वो रौनकें जो हम गलियों बाज़ारों में देखा करते थे वो कम होती चली जा रही है। नमा फिक्री है, जो अकीदतमंद है वो अपनी तादाद में आते हैं, अकीदतमंदों की तादाद में कमी वो आते हैं। अकीदतमंद ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम है, वहाँ पे नॉन मुस्लिम्स की बहुत बड़ी तादाद जो है वो जाती है। सिख हज़रात तो बहुत आते हैं, क्रिश्चियन वहाँ पे जाते हुए मैं खुद देखता हूँ, सिख हज़रात। मैं बचपन से आमिर भाई अपनी दादी से सुनती थी, वो सुबह फजर की नमाज से पहले पैदल जाना शुरू होती थी और दाता दरबार जाके उनकी फजर की नमाज होती थी। सो यहाँ तक ये बहुत सारे लोगों की रूटीन है, बहुत सारे लोगों की रूटीन बिल्कुल ऐसे ही है। सो ये मोहब्बत जो है हम देखते हैं ज़ायरीन की, ज़रूर अपने बच्चों का ध्यान रखें। इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाले वाक़यात हैं। कहीं ना कहीं इसमें पेरेंट्स की अपनी गफलत होती है, फिर हम जिम्मेदार दूसरों को ठहराते हैं कि फ़लाँ जगह पर अगर पानी था, ज़रूर वो पानी निकाला जाना चाहिए था, उस जौड़ को कवर करना चाहिए था। लेकिन प्लीज़ आप अपने बच्चों की भी एहतियात कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ये चीज़ें। आज की खबरें कौन सी हैं? पहली खबर, पंजाब का नया बल्दियाती निज़ाम, टाउन ख़त्म, मेयर बराह रास्त मुंतखब होगा।
डेंगू कहर ढाने लगा, एक ही रोज में 67 नए मरीज। शहरी परेशान, अद्वियात की तलाश में दर-बदर। शहर में महंगाई का सैलाब, आटा 96 रुपए किलो तक जा पहुंचा। और पंजाब पुलिस अब टिकटॉक भी बनाएगी। पंजाब पुलिस टिकटॉक बनाएगी। अब साई साहब से पूछ लेंगे कि साई साहब भी टिकटॉक बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। हमने इस खबर की तरफ आना है और डिटेल्स क्या हैं ये हम एंड पे जाकर डिस्कस करेंगे जी। सबसे पहली खबर की तरफ हम आ जाते हैं जी, पंजाब के बल्दियाती निज़ाम पे, लेकिन एक ब्रेक, फिर आते हैं डिटेल्स की तरफ। हमारे साथ रहिएगा। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। और जी असल हकीकत क्या है वो तो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन जी हमारी जो प्रोड्यूसर है प्रोग्राम की आयशा, आज उनकी बर्थडे है। सबसे पहले जी उनको हम सालगिरह की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहेंगे। ये जो हमारा हर रोज़ का शो डिज़ाइन होता है, इसके पीछे जितनी मेहनत होती है उस सब की कमांड आयशा के हाथ में होती है। ऑल्दो मेरी उनसे लड़ाई भी हर रोज़ ही होती है कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, लेकिन ये काम की खूबसूरती ऐसे ही चलती रहती है। सो आयशा, आपके लिए पहले ढेरों दुआएं हैं मेरी तरफ से। अल्लाह ताला आपकी आने वाली ज़िंदगी में आपको बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाए। आमिर भाई, हमारी तरफ से भी कह हमारी तरफ से दें। और मैं तो ये कहता हूँ कि हमें पाकिस्तान के बाद से इसे देख रहे हैं। आयशा माशाल्लाह इतनी पुरानी है यहाँ पे हमारे पास, और इसी तरह से है और इसी तरह से खुश है। मैं देखता हूँ कि बहुत कम खवातीन इस तरह से खुश रहती हैं जिस तरह ये अपने आप को खुश और रहती ये बड़ी इजी रहती है पूरे हमारे हाँ, काम करने में बड़ा ज़बरदस्त है। उसका जो साथी एंकर्स हैं, चाहे आप है चाहे सीमल है, सबके साथ इसकी दोस्ती है। मेकअप आर्टिस्ट के साथ भी दोस्ती है। सीमल को विश कर रहे हैं बर्थडे। हाँ, सीमल के भी, सीमल तो और आयशा का मसला ये है कि आयशा ने सुबह जब गेस्ट अरेंज करने होते हैं, फ़ोन पे फ़ोन, मैसेज पे मैसेज के फौरी तौर पे बंदा। आप ये देखें इसके काम की कि रात को एक दिन रात को, ये पिछले 2 हफ्ते पहले की बात है, रात को 11 साढ़े 11 बजे मुझे फ़ोन आ गया। अब मैं डर गया, मैं जल्दी सोने वाला आदमी। मैंने फ़ोन देखा, मैंने उठाया, मैंने कहा आयशा खैरियत है? कहती है आमिर भाई सुबह आप हैं। मैं क्या ये कमिटमेंट है उसके अपने काम के साथ। कल मैं आईजी जेल के पास बैठा था तो आयशा का बार बार फ़ोन आ रहा था, मैंने कहा पता नहीं कोई इमरजेंसी है। फिर मैंने मैसेज किया, वो कल आमिर भाई के साथ आपने प्रोग्राम में। तो अच्छा, ये हम ये नहीं बता रहे कि आयशा सबको तंग बहुत करती है, वैसे तो करती है, लेकिन ये काम से एक कमिटमेंट है जो चीज़ें एक्चुअली बताती हैं कि भाई आप अपने काम के साथ कितने कमिटेड हो। तो एक जो अच्छी चीज़ है वो ये है, वैसे ये आमिर भाई सर भी खाती है मान में। ज़ाहिर है प्रोड्यूसर सर खाता है। अना ये सर नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? अना ये आप जानबूझ के कर रही हैं। मैं आपको पता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि आयशा जैसा कोई भी प्रोड्यूसर नहीं है। तो आप इस बात को इख्तलाफ करती हैं, लेकिन सच्ची मुच्ची आयशा जो है वो बेस्ट। बिल्कुल, और ये आपकी मेहनत ही होती है जो आपको किसी मुकाम पर पहुंचाती है। पहले दिन से, अभी अब आमिर भाई कह रहे थे जितनी आयशा पुरानी है और बाकी एक इदारे के साथ इतनी देर तक जुड़े रहना और बहुत ज़बरदस्त अंदाज में काम करना, कम ही लोग ऐसे होते हैं। सो बहुत सारी दुआएं आयशा आपके लिए हैं। इसके साथ साथ जी सीमल की भी बर्थडे है, हमारी जी बहुत अच्छी कलीग भी है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। तो हैप्पी बर्थडे सीमल, अल्लाह ताला आपको भी आने वाली ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाए। अब आ जाते हैं जी अपनी खबरों की तरफ। खबर हमारे पास है जी, टाउन खत्म, मेयर बराह रास्त मुंतखब होगा, बिल मंजूर, ऑपोजिशन का वॉकआउट। बहुत सारे बिल मंजूर हुए बल्दियाती निज़ाम को भी लेकर। तो ये मुंतखब कैसे होगा, कब होगा, कौन कराएगा, सवाल मेरा ये आमिर भाई। ये असल में ये एक ऐसी चाल है जिसके तहत मेरा ख्याल है कि बल्दियाती सिस्टम को मज़ीद जो है उसको आगे लेके जाना ज़रूरी समझते हैं। तमाम गवर्नमेंट्स का ये होता है कि अगर ये बल्दियाती इंतखाबात में हार गए तो फिर क्या बनेगा। तो इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट के सामने भी यही एक सूरत हाल है कि अगर बल्दियाती इंतखाबात में वो कामयाब ना हो सके तो तमाम शहरों में जो मेयर होंगे वो तो दूसरी पार्टीज़ की भी हो सकते हैं, ज़्यादा तादाद उनकी भी हो सकती है। सही। तो वो उनके लिए कल को जो इलेक्शंस का डे आएंगे तो वो प्रॉब्लम पैदा करेंगे। इसके लिए शायद उन्होंने बराह रास्त एक नया इंट्रोड्यूस करवा दिया कि मेयर को आप बराह रास्त वोट करेंगे। इसी तरह से जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है जिसमें आप प्रेसिडेंट को वोट करते हैं और फिर वो अपनी मर्ज़ी से करता है। ये ठीक है, ये उन कौमों के लिए या उन जगहों के लिए बिल्कुल सही तरीक़ाकार होगा जहाँ पर आपका एजुकेशन लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। Exactly. हमारे यहाँ पे क्योंकि सिस्टम ऐसा है कि
इस सिस्टम के अंदर वोटर बहुत कम नॉलेज रखता है, वो ज़्यादा उसको पता नहीं होता, वो अपनी पार्टी के साथ एफिलिएट होता है। आप एक बंदा लाकर उसकी बादशाही बनाना चाहते हैं तो ये एक अलग बात है। नहीं तो बड़ा अच्छा प्रोसीजर था कि उसी तरह से जैसे कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात होते हैं, प्राइम मिनिस्टर और CM का इंतखाब होता है, इसी तरह मेयर का भी इंतखाब होता है। तो अंदर से विदन ए पार्टी आपको वोट जो दिया तो आमिर जाता भाई ये तो पीटीआई और बड़ा इत्मीनान दावे था। कर रही है कि इनके बड़ी फैन फॉलोइंग है, तो इनको तो करवा देना चाहिए। देखिए फ़ैन फॉलोइंग का तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। जिस इलेक्शन की ये बात करते हैं ज़िमनी इलेक्शन की, उसमें 15 सीटें PTI की ही थी, जिसमें से 10 इसने वापस ली थी, 5 तो हार गए थे। अब फ़ैन फॉलोइंग कितनी है कितनी नहीं है वो एक अलग कहानी है, उसको एक तरफ रहने दे, उसको उसी तरफ रहने दे जहाँ पर वो है, ट्विटर पर वहाँ फैन फॉलोइंग है, सोशल मीडिया पर है। मैं तो ये कहता हूँ हकीकत में आपको यहाँ पर बल्दियाती निज़ाम आज नहीं, मैं ये नहीं कहता कि मुस्लिम लीग नून ने भी इसमें कोताही की, तहरीक इंसाफ ने भी की, क्यों ये राइज नहीं हो पा रहा। और अब इसका एक नया कानून लेके आए। देखिए ऑपोजिशन पिछले 2 दिन से आपने वेवेला देखा होगा कि मचा रही है कि ये 10 दिन की मेहमान है हुकूमत। यही चल 2 दिन गुजर गए, 8 दिन रह गए। राना मशहूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपको याद हो तो उन्होंने की थी कि ये 10 दिन के मेहमान हैं। उसमें ये बिल पास किया गया है। इस बिल की क्या अहमियत होगी, जब नई गवर्नमेंट आएगी वो इस बिल को ख़त्म कर देगी। आज राजा बशारत साहब जितनी मर्जी इस पर तवीलें दे दें, जितने मर्जी इस पर इसके अच्छे होने की वो मंतक बता दें, लेकिन आने वाली गवर्नमेंट जिसने अभी बाइकआउट किया है, मुस्लिम लीग नून ने उनके ग्रुप ने बाइकआउट किया है, इसका आपने खबर में बताया, तो वो इस बिल को रहने देंगे नहीं। आमिर भाई एक और चीज़ है ना, ये जितनी मर्जी बातें कर लें, जो मर्जी कर लें, बल्दियाती इलेक्शन होना चाहिए। प्राइमरी लेवल पे लोगों की बात सुनी जाती है, छोटे मोटे काम हो जाते हैं, क्योंकि MP MNAs और मिनिस्टर तो नहीं चाहते ना कि उनके फंड्स जो हैं वो वहाँ पे मुंतकिल हों। कल की खबर थी ना कि कब से रोड्स पता नहीं आप लोगों की थी कि 4000 कुछ समथिंग रोड्स थे जिनकी कभी उन्होंने बनाने का सोचा भी नहीं। भाई ये तो छोटे रोड है, आप GT रोड पे जाएं, वहाँ पे पैचवर्क नहीं है। आप रोड छोड़ दे, शायद इस पे तो कभी किसी की नजरें करम हो ही गई हो। ये जो गली मोहल्लों के लेवल के काम है असल में बल्दियाती निजाम से होते हैं। लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ये छोटे छोटे मसाइल कहने को यही मसला है ना कि जो जब वो छोटे बल्दियाती इलेक्शन होंगे, छोटे छोटे नुमाइंदे आ जाएंगे, काउंसलर आ जाएगा, तो इस तरह के बंदे आ जाएंगे, आपकी रिसाई हो जाती है। भाई गटरों में ढक्कन नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, ये छोटे छोटे मसाइल आपकी गलियां नहीं बनी, हम अपने इलाके में जाके हल करा सकते थे, वो नहीं हो रहे। कहाँ से होंगे? ये मेरा ख्याल है गवर्नमेंट इसको मजीद प्रलोंग करना चाहती है कि बल्दियाती इंतखाबात ना ही हो, तो बेहतर है। ये सारी हुकूमतों की ये पॉलिसी क्यों है? जमात एक्सपोज हो जाती हैं, पार्टियां एक्सपोज हो जाती हैं कि उनको कितने मिल रहे हैं, वो वोटर है उनके जो नुमाइंदे कितने जीत रहे हैं। दूसरा जो फंड्स है वो बुनियादी लेवल पे सही साहब मोबिलाइज भी तो हो जाते हैं, मतलब जो वर्कर है उसको बेचारे को काउंसलर बन जाता है, कोई लेबर काउंसलर बनता है, कोई टीम काउंसलर, तो इसीलिए वो चले काम करते हैं। तो वो काम इसलिए करते हैं ना। अब उनकी ये हक तलफी है, ये जितने बड़े पॉलिटिशियंस हैं वो कर रहे हैं, MP MNAs वो हक तलफी कर रहे हैं उन छोटे वर्कर्स की, जिनको यही आस होती है कि वो उनको उनकी पार्टी के लिए। मुझे आमिर भाई खबर को वाइंड अप करना, बस ये बता दें ये पेचीदा कर रहे हैं इस निजाम को कि आसान बना? नहीं, आसान नहीं बना रहे, पेचीदा कर रहे हैं। और ये जितना पेचीदा होता चला जाएगा ये उतना लंबा होता चला। मैं ये समझता हूँ कि पुराना निज़ाम ही जो था वो बेहतर था। उसी के तहत इंतखाबात कराते, ऐलान करते कब इंतखाबात होंगे, बल्दियाती इंतखाबात होते, नुमाइंदों को उनका हक मिलता, और जो वर्कर्स हैं उनको भी उनका हक मिलता, उनकी पार्टीज उनको रिकग्नाइज करती, किसी को काउंसलर का टिकट देती, किसी को नाज़म का, किसी को टाउन नाज़म का, तो वो ये मामला चलता है। एक प्रॉपर वो निज़ाम होता है जिसके थ्रू आप चलते हैं और अल्टीमेटली साइड साहब उसका फायदा आम आवाम को पहुंचता है। बिल्कुल आपकी रिसाई हो जाती है ना, यूनियन काउंसिल तक आप मोहल्ले में बैठा होता है ना। देखें ना, MPA के पास जाना, मिनिस्टर के पास पहुंचना आपके लिए बड़ा मुश्किल है। उसके पास पूरे हल्के के लोग हैं, उसके पास फर्ज करें ना सिर्फ गली मोहल्लों के मसाइल, इवन आमिर भाई अगर किसी के घर पोलियो की टीम नहीं पहुंची, अगर किसी के इंजेक्शन, बहुत सारे मामला थे। उसके MPA के पास 5 लाख बंदा है, वोटर है, काउंसलर के पास 10, 15, 20 हज़ार होगा, तो लोग इसलिए फिर उसके बाद जो आसान है, आपके काम बेहतर हो जाते हैं, चीज़ें आसान हो जाती हैं, लेकिन ये बड़े लोग नहीं चाहते। ये पेचीदा बना रहे हैं निज़ाम को, और साई साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, ये नहीं चाहते, इसीलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बहुत ही होशियार रहने की ज़रूरत है क्योंकि हालात परेशानी की तरफ जा रहे हैं, डेंगू हर दूसरे बंदे को हो रहा है। ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस।
खुश आमदीद। आपको एक बार फिर से कहेंगे, शहर में डेंगू पंजे गाड़ने लगा है। डेंगू के मरीजों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है और कुछ खबरें हमारी रोज़ाना की बुनियाद पर चल रही हैं। अल्लाह अल्लाह करके जान छूटी अभी भी, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को कोविड हो रहा है क्योंकि इसकी डिफरेंट अब शक्लें सामने आ रही हैं। लेकिन आपको इस चीज़ में डिफरेंस देखना है कि आया कोरोना है या फिर डेंगू है। गला ख़राब हर दूसरे बंदे का हो रहा है, बॉडी में पेन हर दूसरा बंदा शिकायत कर रहा है। सो आपको इस चीज़ को फौरी तौर पर जो है वो देखना है कि है असल में क्या डेंगू है या कोरोना है। अब इसके लिए ऑप्शन होती है टेस्ट, उसके लिए लोग परेशान हैं। और फिर अगर जो लोग टेस्ट करा रहे हैं, जो लोग अद्वियात लेने जा रहे हैं, उनके साथ मसला ये है कि जी बेसिक बुनियादी बुखार की गोली पूरे बाजार में, पूरी मार्केट में कहीं नहीं मिल रही है। आमिर भाई क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मिल नहीं रही है, ये तो मैं इस स्टेटमेंट के खिलाफ हूँ। ब्लैक नहीं, ना ब्लैक में मिल रही है, कोई देना नहीं चाह रहा। सिर्फ एक ब्रांड की पैरासीटामोल नहीं मिल रही जिसको पैनाडोल बोले, सिर्फ इस ब्रांड की। तो आप क्या कह रहे हैं कि कोई मसला नहीं है? 8 किस्म की पैरासीटामोल इस वक्त बाजार में वाफर तादाद में मौजूद है। ऑल्टरनेट मौजूद है, वही सॉल्ट है। देखिए, इसको अल्टरनेट नेम कह लें इसको, बट ये सॉल्ट वही है पैरासीटामोल। मेरे जैसे लोग कुछ है ना जिनको तसल्ली होती है। नहीं, ये तसल्ली किस चीज़ की? आपको आराम से तसल्ली होनी है कि अद्वियात से होनी है। मुझे बताएं, आप में से कितने लोग हैं जब डॉक्टर आपको अद्वियात लिख के देते हैं तो आप उनके जो जेनेरिक नेम्स हैं उनकी तरफ जाते हैं, आपको पता ही नहीं उसके अंदर साल्ट कौन सा होता है। सिर्फ डॉक्टर ने अपनी जिस कंपनी को वो मशहूर करना चाहता है उसका लेकिन आमिर भाई मसला तो ये है कि इतनी मुझे ये हो बताएं, जाती है। ये सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट की वजह से कि उस गोली की एडवर्टाइजमेंट आती है, हमने ये बना लिया कि बुखार की नहीं, इस चीज को हम ये कहते हैं लेट इट गो नहीं कर सकते। आपको उस माफिया को भी तो पकड़ने की जरूरत है आमिर भाई। देखिए, कंपनी ने बनानी बंद कर दी और बड़ा प्रेशर था। ये परसों जो मीटिंग हुई है काबीना की शहबाज शरीफ साहब पे कि 8 अद्वियात की कीमतों में 100% इजाफा कर दिया जाए, 100%। जितनी है उससे डबल कर गवर्नमेंट ने इनकार किया, हमें सपोर्ट करना चाहिए इस मामले में। ठीक है, गवर्नमेंट ने वो नहीं मानी तजवीज़, काबीना ने मुस्तरद कर दी, वज़ीर आज़म ने मुस्तरद कर दी कि हम किसी दवाई की कीमत जो है उसको नहीं बढ़ने देंगे। आप मुझे बताएं, जो अद्विया साज कंपनी है वो इस तरह से क्यों ब्लैकमेल करें? उनको पता है कि बुखार है और लोगों को हमने एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए उस इत्माद में ले लिया है कि जी मैं ये दवाई खाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। वही सेम साल्ट है, वो डिफरेंट नाम से आ गया तो आप उस नाम से ले लें। 8 मुख्तलिफ ब्रांड्स मौजूद हैं इस एक दवाई के बदले में जो सेम सॉल्ट के साथ बन रहे हैं। कुछ पाकिस्तान में बन रहे हैं, कुछ पाकिस्तान से बाहर बन रहे हैं। लेकिन आमिर भाई देखने वाली बात ये है कि क्यों गायब हो जाती है जब भी डेंगू आता वो है। एक मैंने आपको पूरी कहानी सही साहब बताई, लेकिन आपने सुनी नहीं। नहीं, मैंने सुनी आपकी कहानी, मैंने अद्वियात इसको साज बताया है। कंपनियां जो हैं 8 अद्वियात की कीमतों में इजाफा चाहती हैं। आमिर भाई ये तो आपकी गवर्नमेंट ने बात मना है। किया, उन्होंने बनाना बंद कर नहीं दिया। आमिर भाई आपकी बात, अना को पता है जब मुझे डेंगू हुआ था, मुझे 2 दफ़ा डेंगू हुआ है। अब मैं सऊदी अरब से जब उम्रे से लेके आए 2-3 पैकेट वो पैनाडॉल के ख़त्म ना हो। जब भी डेंगू आता है मार्केट से पैनाडॉल ख़त्म हो जाती है। वो तो होल्डर्स ले जाते होंगे ना। और उसमें मज़े की बात यह है कि मैं बड़ी सिफारिश करवा के एक दिन रात को एक पत्ता जो लास्ट में जो डेंगू हुआ तो बड़ी सिफारिश करवा के डॉक्टर साहब की, तो फिर मुझे एक पत्ता मिला जी कि ये आप रख लें। फिर मैंने डस्का से वो मेडिसिन मंगवाई। ओहो सही साहब, मैं तो यही कह रहा हूँ कि क्योंकि आपको उस ब्रांड नेम के ऊपर इत्माद है। नहीं, वो बेहतर है। बेहतर नहीं है, बेहतर सारे सॉल्ट एक ही है, साल्ट एक है। जो जिस कंपनी ने जिस कंपनी ने ये साल्ट बनाया, ठीक है, पैरासीटामोल के नाम से, उसने मुख्तलिफ कंपनियों को बेचा, उन्होंने अपने अपने नाम से इसकी दवा तैयार कर ली। अब मुझे बताएं कि सिर्फ नाम से आप कहते हैं ये ब्रांड बेहतर है? मैं आपकी बात से एग्री कर रही हूँ, मान लिया ये बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो मंतक आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए और अगर एक चीज़ नहीं मार्केट में मिल रही तो नहीं, ऑल्टरनेट की तरफ आना चाहिए। अभी हम आयशा की तारीफें कर रहे थे कि वो अच्छा काम करती है। ये हैं तो सारे बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं, कुछ मेरी तरह के वेले भी हैं, लेकिन जो चीज़ किसी चीज़ पे कोई असरअंदाज होती है तो इसलिए नहीं, आप बिल्कुल अलग मिसाल दे रहे हैं। मेरा सवाल साहब आप बिल्कुल अलग से आप बात मेरी समझ नहीं पा रहे। समझ रहे हैं कि बात ये है कि एक साल्ट जो उसका बेसिक है वो एक है, बिल्कुल एक है। वो इसी साल्ट से 8 अद्वियात बनती है। मेरा कहना ये है, ये जो मार्केट से चीजें गायब कर रहे हैं, वो क्यों होती है? जो लोग आप कोई लेने के लिए पैनाडोल जा रहे हैं तो उसको कह रहे हैं इतनी कीमत में मिलेगी, एक पत्ता मिलेगा, उनके पास मौजूद भी है, तो वो इस तरह का एक
कैफियत पैदा कर रही है कि लोग परेशान ये हो। तो आप कभी मास्क नहीं मिलता, कभी मास्क नहीं ये मिलता, हमारे यहाँ ग्लव्स नहीं मिलते, ये कभी अमूमी सूरत हाल है जिसका आप जिक्र कर रही हैं। ये जो दुकानदार हैं या जो होल्डर्स हैं, मैं ये समझता हूँ अब 2.5 लाख गोलियां कल कराची से बरामद हुई। इससे बड़ी बात कौन सी है कि आपके किसी सरकारी अस्पताल से ये दवाई नहीं मिल रही है? फिर नहीं, ये ब्रांड नहीं मिल रहा है, फिर आप वही बात मैं यही ब्रांड की बात कर रही हूँ। ये ब्रांड नहीं मिल रहा है, ठीक हो गया, लेकिन हमारे भाई ब्रांड नहीं मिल रहा है, उसके नाम की बाकी अद्वियात मिल रही हैं और उन्हीं हॉस्पिटल से मिल रही है। तो फिर इनको बैन कर दो, तो इसको पक्का बैन। पैनाडोल आपके सरकारी हॉस्पिटल में भी अवेलेबल नहीं, मेरा सवाल नहीं तो इसको पक्का बैन कर दे, इसको पक्का बैन कर आपको शायद अब चीजों का मेरे साथ दोनों बहस करना चाहते हो तो कर लो। कंपनी ने बनानी बंद कर दी है पाकिस्तान के अंदर। मैं कहा जी आप कीमत नहीं बढ़ाने। जिन दुकानों के पास, जिन मेडिकल स्टोर्स के पास मैंने खुद अच्छी खासी तादाद में देखी आमिर भाई, उनके पास रिपोर्ट करें ना कि उनको वो होल्डर्स हैं, उनको कुछ भी क्यों नहीं दे रहे। तो दैट इज माय पॉइंट ना, उनको कोई क्यों नहीं पकड़ता? तो पकड़ तो रहा है, मैंने आपको बताया कराची में हमने और बच्चे कराची में 2.5 लाख गोली रात को पकड़ी लाहौर गई की है। बात करें, मुझे लाहौर में बताएं क्या हो रहा है? लाहौर में भी वो छापे मार रहे हैं। आपके पास बड़ी आपके ड्राइव वाले छापे मार रहे हैं। मेरे हॉस्पिटल के पास कितने बड़े बड़े आपने देखा है मेडिकल स्टोर्स हैं, कहीं पर भी चले जाएं। नहीं तो ना फिर आपको मिनटों मैं एक और एक बात बता रहा हूँ, फिर पता क्या होगा, फिर पैनाडोल पाकिस्तान में बननी बंद हो जाएगी। आमिर भाई बाहर से मंगवाएंगे, ये पैनाडोल इस्तेमाल करेंगे। मेरे जैसे आप जैसे बंदे जो फिर वही जो बाहर से कहां से जो असरअंदाज नहीं होते वो पैरासीटामोल खाएंगे। इस दफा उम्रे पे जाएंगे तो मंगवा लूंगा इनसे। लेकिन जी इस खबर को हमने वाइंड अप करना है। इंतजामिया को मेरे ख्याल से कार्रवाई करनी चाहिए इस तरह के लोगों के खिलाफ जिसको हम माफिया कहते हैं। महकमा सेहत को नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि एक चीज जब हम कहते हैं ना मार्केट से गायब हो गया, अल्टीमेटली लोगों का होता है कि भाई अगर इससे आराम आ रहा है, लोग सेव करना शुरू। अच्छा, आवाम मेरी बात सुने और इसका मुतबादल जो दवाई मौजूद है उसको आराम से खरीदें और खाएं, उनको आराम आएगा। ये आपके जहन का एक वो उसको कह लें कि फतूर है। ये उम्रे से साहब लेके आए थे पैनाडोल, मैं पैनाडोल उम्रे पे गया था, तब भी नहीं लेके आया था, दूसरा साथ में। अनसर्टेन सिचुएशन जो लोग पैदा करें उनके खिलाफ भी कुछ कह दे हम। बिल्कुल बिल्कुल, इंतजामिया करे कार्रवाई जो करना चाहती है। जिन लोगों को पता है, जैसे अन्ना को पता है कि बहुत सारे दुकानदारों ने संभाल के रखी हुई है, जिनको पता है वो उसकी शिकायत करें और उसके लिए ड्रैप की वेबसाइट पे जाएं। अच्छा, हमने अपने तौर पे आज ये कोशिश करनी है, आप भी जाइएगा किसी मेडिकल स्टोर में। ये जानबूझ के करना आपको पता है हमारे भाई इस बात पे मैंने लेनी नहीं थी पैनाडोल, पूछ लीजिए। मैंने वहाँ खड़े बेशुमार लोगों को ये बात बताई। मैं रात की बात बता रहा हूँ, मैं अपनी मेडिसिन लेने गया था। मैंने लोगों को ये कहा कि मैंने दुकानदार से जानबूझ के पूछा, मैंने कहा पैनाडोल है? कहते नहीं सर वो नहीं है। मैंने कहा यार उसके मुतबादल कितने सॉल्ट हैं आपके पास? वो अद्वियात मौजूद हैं। फिर मैंने वो जो लोग पैनाडोल लेने के लिए आए थे, मैंने उनको कहा कि इसका मुतबादल वही साल्ट है, नाम उसका डिफरेंट है, आप ये खरीदें और ये खाएं, कुछ नहीं होने वाला आपको, ना पैनाडोल आपकी जान। भाई कंपनी जो बेहतर कंपनी है, लेकिन मैं यहाँ पर जरूर ये भी कहूँगी ऑल्टरनेट की तरफ जरूर जाएं, क्योंकि अगर इतनी परेशानी है, बुखार है आपको, सूरत में तो दवाई लेनी। लेकिन जिन लोगों को अब मैं कंपनी को मशहूरी नहीं करना चाहता कौन कौन सी कंपनी बना रही है सेम साल्ट के साथ। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक में डिस्कस करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मायदा हमारे साथ मौजूद होंगी। मायदा बताइए, मौसम आज शहर का कैसा रहेगा और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कुछ बारिश के इम्कानात है? शहर के मौसम की सूरत हाल से आगाह करें तो जिस तरह इंसानों के मूड स्विंग्स चेंज होते हुए दिखाई देते हैं, सेम उसी तरह हमारे वेदर के भी मूड स्विंग्स जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होते हुए दिखाई देते हैं। कभी धूप निकल आती है और कभी बादलों का बसेरा जो है वो शहर भर में दिखाई देता है। ओवरऑल सुबह से इसी तरह से देखने में नज़र आ रहा है, कभी बादल आ रहे हैं और कभी सूरज की हल्की और कभी तेज़ किरणें जो है वो शहरियों को बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। जब बादल आते हैं तो शहरियों थोड़ा जो है वो सुख का सांस लेते हैं और उनके चेहरों पर जो है वो एक हल्की सी स्माइल भी नज़र आती है। लेकिन जैसे ही धूप आती है हमारे शहरियों के चेहरे भी मुरझाए हुए दिखाई देते हैं। ज़ाहिर सी बात है, हब्स और गर्मी जो है वो अच्छी खासी महसूस की जाती है जब धूप निकल आती है। और उसी के साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से हमारे शहरियों के लिए आज अच्छी खुशखबरी है कि 32% बारिश के अमकानात जो हैं वो जाहिर किए गए हैं। जैसे कल भी महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो बारिश के अमकानात जाहिर किए गए थे, लेकिन शहर के कुछ अतराफ़ में बिल्कुल हल्की सी बूंदाबांदी जो है वो रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन आज भी 32% अमकानात जाहिर किए गए हैं और ये बारिशें जो है वो 12 से 1 बजे के दरमियान हमारे शहर में बरसेंगी, जिससे मौसम जो है वो थोड़ा सा बेहतर होता हुआ दिखाई देगा।
हमारे महकमे मौसमियात की जानिब से बताया गया था कि 20 सितंबर से मौसम जो है वो ओवरऑल चेंज होता हुआ दिखाई देगा। तो उसी तरह से जो है मौसम में थोड़ी सी बेहतरी जो है वो देखने में नज़र आ रही है। हद्स और घुटन की एक जो शिद्दत महसूस की जा रही थी, वो ठंडी हवाएं चलने के बायस उसमें कमी दिखाई दे रही है, लेकिन जब ये हवाएं रुक जाती हैं तो थोड़ा सा शहरियों को मुश्किलात का सामना रहता है। अभी फ़िलहाल जो है थैंक यू, आपने हमें मौसम की सूरत हाल बताई, मौसम कैसा रहेगा, लेकिन हम देख रहे हैं आराम आराम से कंपैरेटिवली मौसम चेंज होता चला जा रहा है। दिन का आगाज़ बेहतर होता है, फिर बीच में थोड़ा सा आपको मौसम गर्म भी फील होता है। जैसे शाम का वक्त आता है, शाम ढलने लगती है तो मौसम बेहतरी की तरफ जाता है। आगे मौसम तब्दील होगा, लेकिन इसके साथ साथ हम आपको डेंगू के हवाले से भी बाखबर रख रहे हैं कि आपने इस वक्त में एहतियात ये करनी है कि आप घर से अगर बाहर निकल रहे हैं, ख़ास तौर पे शाम का वक्त जो होता है, मच्छर बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं, तो आप लोगों ने एहतियात ज़रूर करनी है। और कोशिश ये कीजिए अगर बाहर जा रहे हैं तो लोशन का इस्तेमाल कर लें, जो कि आपको मच्छरों से बचाव के लिए यकीनी बना सकता है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। एक इंतहाई अहम मरहला, हम अक्सर कहते हैं कि आपको जी सफाई निस्फ़ ईमान है, पर्सनल हाइजीन पे आपको तवज्जो देनी चाहिए, अपने हाथ बार बार धोने की आदत आपको डालनी चाहिए। जिसको नहीं भी थी कोविड के बाद तो उसको भी हो चुकी होगी कि हाथ बार बार हमने धोने हैं। पर्सनल हाइजीन में बहुत अहम चीज़ जो है जिसको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं वो है जी कानों की सफाई। नॉर्मली क्या होता है, मैं खुद ये करती हूँ कि आपने जब शावर लिया तो आप एयरबड का इस्तेमाल करते हैं और अपने कान साफ कर लेते हैं। आमतौर पर कानों की सफाई हम ये समझते हैं कि प्रॉपर हमारे कानों की सफाई होगी और ये इनफ है, लेकिन इसके अलावा कानों की सफाई के लिए हमें एक सेट प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। और वो क्या है, किस तरह से, अब जब हम खुद ब खुद इन चीज़ों की तरफ आते हैं तो इतना सेंसिटिव मसला है, हम ज़ोर ज़ोर से कान में अपने एयरबड मारना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग तो डायरेक्ट ऑयल का इस्तेमाल, और मैंने कुछ लोगों को देखा है वो कॉटन ऑयल लगा के अपने कान के अंदर डाल लेते हैं, फिर उससे नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। कानों की सफाई के मराहिल हैं क्या, कितना ज़रूरी ये अमल है, क्या इससे हमारी कुव्वत सुनने की सलाहियत मुतासिर हो सकती है, बच्चों बड़ों हर एज ग्रुप में। और अगर जिन लोगों की कुव्वत समात मुतासिर टाइम से होती है तो क्या वो ये अमल है जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं, इसकी वजूहात भी क्या हैं वो भी हम देखेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर राशिद ज़िया साहब मौजूद है, ENT स्पेशलिस्ट हैं, अपने शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए भी। डॉक्टर साहब, कानों की सफाई एक अहम मरहला है, कितना ज़रूरी है कान साफ करना, और वो जो एक आम रूटीन है हमारी जो मैंने बयान की कि मैं भी ऐसे ही कर देती हूँ कि आपने शावर लिया, एयरबड्स कॉटन बड से आपने अपने कान साफ कर लिए, दैट इज़ इनफ। थैंक यू वेरी मच। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है और कॉमन मैन के डे टू डे का मसला है। कान फेस के ऊपर इंसान अल्लाह मियाँ की सबसे खूबसूरत मखलूक है और फेस उसका मास्टरपीस है। और फेस पे पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गन अज़ा हैं, कान हैं, ये ब्यूटी को भी ऐड करते हैं और ब्यूटी से ज़्यादा इसकी बेतहाशा जो यूजेज है, हीयरिंग के अलावा बैलेंस कंट्रोल, और हम कितना अच्छा बोलते हैं, कितना साफ बोलते हैं, ये एक फीडबैक सिस्टम ब्रेन में लगा हुआ है। मेरी आवाज़ मुझे बता रही है कि मैं थोड़ा लाउड हूँ या बहुत डिम हूँ। ये फीडबैक मुझे बार बार रियलाइज़ करवाता है कि आई शुड बी बिट लाउड, आई बिट स्लो, और लोगों के रिस्पॉन्सेस को देख के हम फीडबैक से आगे चलते हैं। कान की सफाई हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। कान और आंखें अल्लाह मियाँ ने बिल्कुल ऑटोमेटेड बनाई हैं, ज़बरदस्त बनी हुई हैं, इसमें किसी इंसान की सफाई की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल किया जाए कि नेल रखे हैं तो उंगलियां ना मारें उसमें, नेल बिल्कुल प्रॉपरली वीकली ट्रिम ज़रूर होने चाहिए। हाथ आपने कहा, ज़बरदस्त बात है कि बार बार वॉश करने चाहिए। पूरी दुनिया में 3 टावल रखे जाते हैं बात के बाद, हैंड टावल, फेस टावल, बॉडी टावल। हमारा गलती से टावल भी एक ही होता है और कई दफ़ा वो भी नहीं होता। अगर टावल यूज़ करना है फेस पे तो सेपरेट टावल, या सबसे पहले फेस पे यूज़ कर लें, फिर बाकी बॉडी पे यूज़ करें। कान की सफाई प्लीज़ ना करें किसी भी कॉटन के कपड़े से, या आप सिंपल तौलिया लेके हल्का सा बाहर से हिला दें, इतना सफिशेंट है।
अच्छा। 8 से 10 माह पाकिस्तान में गर्मी पड़ती है, चंद सेकंड में नहाने के बाद कान ड्राई हो जाता है, शायद ही किसी बंदे को कान की सफाई की ज़रूरत पड़ती है। बनावट ऑलमाइटी ने इसकी फॉर्मेशन, आर्किटेक्चर इतनी अच्छी डिज़ाइन की हुई है। ज़रूरत ही नहीं है आपको खुद से, वो जो हम अक्सर देखते हैं कानों में ऑयल कॉटन बर्ड को लगा के आप इस्तेमाल करें कि अच्छा कान साफ हो जाएंगे। कुछ लोगों को खारिश मुसलसल कान में रहती है। ये बिल्कुल सही बात है कि 95% पब्लिक, वास्ट मेजॉरिटी को लाइफ में शायद ही डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती हो कान की सफाई के लिए या कान के मसाइल के लिए। कान में अगर बार बार हम छेड़ा-छेड़ी करेंगे, जिसको मैनिपुलेशन कहते हैं, मैकेनिकी कहते हैं, कान में किसी चीज़ से किसी सफाई की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये याद रखा जाए कि 4 से 5% पॉपुलेशन पब्लिक ऐसी है जिसके एक्सेस में वैक्स बनती है, उनके कुछ ना कुछ मसला रहता है। अच्छा, उसकी कोई रीज़न है? ये हाँ, उसका रीज़न है। उसका भी आपने खुद से नहीं सफाई करनी, डॉक्टर के पास वो जाना है। कान बंद हो, ज़्यादा खारिश हो, पेन हो रही है, छोटा बेबी है उसके कान में अक्सर पकड़ता है, बेबी है 1 साल का हो गया, उसके वर्ड्स नहीं आने, 1 साल पे सिंगल वर्ड्स बेबी को बोलने चाहिए, मामा, बाबा, कुछ ना कुछ लोकल लैंग्वेज में, मदर लैंग्वेज में। अगर बेबी पहली बर्थडे पे चंद वर्ड्स नहीं बोल रहा तो माँ बाप को तो परेशान होना चाहिए और फौरी तौर पे किसी डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। 6 माह से साल में अगर बच्चे का ये पता चल जाए कि समात थोड़ी कम है तो 100% उसको ठीक किया जा सकता है। अगर सुनेगा नहीं तो बोलेगा नहीं, कम सुनेगा तो लफ्ज़ साफ नहीं होंगे। अगर बच्चा लेट के दूध पी रहा है और पीने के दौरान, फीडिंग के दौरान मदर फीड करवा रही, फीडर फीड करवा रहा, बैठ के करवाना है। और ड्यूरिंग फीड बेबी शुड बी विद अ शार्प आइज, एक्टिव लाइक ए ब्यूटीफुल आर्मी मैन, बिल्कुल देख रहा है और स्लीपिंग पिल ना समझा जाए, सोने ना दिया जाए, लेजी ना होने दिया जाए। इट्स एक्टिव एक्ट, खाना पीना एक्टिव एक्ट। खिला पिला के मामा ने बर्ब्स भी करवाने, उसकी गैस काफ़ी सारी स्वालो कर चुका है पेट में, वो निकालेंगे तो बच्चा बिल्कुल हैप्पीली सोएगा उसके बाद, और उसकी चेस्ट इन्फेक्शन, कान इन्फेक्शन होने के चांस ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, अब आपने बताया जिन लोगों के कानों में वैक्स बनती है, उसकी रीज़न क्या है? कोई इसकी रीज़न है? ये जितने भी हम इंसान अल्लाह ने डिज़ाइन किए हैं उनमें 4-5% में बाई डिज़ाइन ही एक्सेस में स्वेटिंग होती है। ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स हैं इन द आउटर पार्ट ऑफ ईयर कैनाल। ईयर कैनाल के शुरू में चंद हेयर्स हैं जो आगे जर्म्स को, इंसेक्ट्स को, मॉस्किटोस को आगे नहीं जाने देते। ठीक है। इनकी रूट से एक ऑयल निकलता है जिसको वैक्स कहते हैं। ये प्रोटेक्शन के लिए, ये हमें बचाता है जर्म से, फंगस से। इट्स अ स्ट्रॉन्गली, यानी इससे खौफजदा होने वाली, डरने वाली देयर इज नो नीड ऑफ क्लीनिंग। डॉक्टर साहब, एक और इशू है, कानों की खुश्की कहा जाता है, ड्राइनेस कानों के अंदर कुछ लोगों को होती है। उस पर अब लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑयल के ड्रॉप्स अपने कानों में डाल रहे होते हैं। सो उसके लिए क्या करना? ये काफ़ी हद तक जायज़ है। ठीक है। इसके लिए साइंस सोचती है कि जिन लोगों को डेंड्रफ है, ड्राई स्किन है, स्पेशली एक्सट्रीम विंटर और एक्सट्रीम ड्राइनेस मौसम, जब ये समर आता है हमारे, ज़्यादा गर्मी स्पेशली सर्दी में, तो आपको बॉडी में मुख्तलिफ जगह पे आहिस्ता आहिस्ता इचिंग फील होती है, यू फील डिस्कम्फर्ट। और अगर आप नहाने के बाद आपकी हाथ को पाँव की स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है। आप कोल्ड क्रीम, ऑयल, ऑलिव ऑयल, साइंस को एक ही ऑयल एग्जैक्टली ख्याल ये है कि बेस्ट है, इनर्ट है, दी बेस्ट है, वो ऑलिव ऑयल है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल चंद ड्रॉप्स मंथली बेसिस पे डालना इन ड्राई ईयर्स इज़ द बेस्ट वे ऑफ ड्राइनेस। और बच्चों बड़ों में सब में इक्वली? सब में 2 से 3 ड्रॉप्स। इफ़ देयर इज़ इचिंग, डॉक्टर को एक दफ़ा सालाना, एक दफ़ा साल में एक दफ़ा हर बंदे बंदी ने, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ने अपने कान और आंखें साल में एक दफ़ा चेक करवानी। ठीक है, हर किसी को ज़रूरत है, ये नहीं कि हम नॉर्मली कानों वाला और आंखों वाला इशू ऐसा है कि हमें कोई प्रॉब्लम होती है तभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को डॉक्टर साहब ये इशू होता है कि कान बनवाए और यहाँ पर सारे कानों के अंदर वो जिसको हम कहते हैं गिल्टियाँ सी बन जाती हैं, कान बनवाने से ख़वातीन में ख़ास तौर पर ये इशू होता है। ये बहुत बड़ा मसला है। प्लीज़ इसको एसेप्टिक कंडीशन में, स्टरलाइज कंडीशन में पीर्सिंग करवाई जाए। ये जो नोज़ और कानों की पीर्सिंग है
एक तो बहुत छोटे बच्चों में हरगिज़ ना कराई जाए। ठीक। जब तक बच्चा बिल्कुल क्लीन हैबिट्स में 10-12 साल का नहीं हुआ तो प्लीज़ ये शौक ना फरमाया जाए। ये बच्चे के लिए आगे चल के मसाइल भी खड़े कर सकता है। बिल्कुल। ट्राई टू होल्ड ऑन टिल द बेबी इज़ वेरी क्लीन, नंबर 1। नंबर 2, जब भी करवाएं किसी साफ़ सुथरी जगह पे करवाएं। अब आप डॉक्टर से नहीं करवाने तो डिस्पेंसर से तो करवा लो। और जब पीर्सिंग करने लगे तो अपनी बनी बनाई इम्पोर्टेड नीडल आती है, उसके साथ धागा भी सिलिकॉन एग्जैक्टली फाइन लगा हुआ है, वो करवाएं, ना कि एक बाज़ार में बैठे हुए बंदे से जिसके पास एक छोटा सा पिंजरा सा बना हुआ उससे वो करते हैं। प्लीज़ उससे हेपेटाइटिस के मसाइल, HIV के बहुत मसाइल। अहम बात डॉक्टर साहब कह रही हैं। तो प्लीज़ हमारे पास बहुत बड़ी लोगों की तादाद ऐसी है कि जो बाज़ारों में जगह जगह लोग बैठे हैं, उससे आप बड़े आराम से कान बनवा लेते हैं, तो ये नुकसान भी है। मैं एक छोटी सी मैं आपको मिसाल दूँ कि चंद ही दिन पहले एक पेशेंट आई, शी वॉज कवरिंग द ईयर्स, उसका एक साइड का कान ऑलमोस्ट टोटली हैज़ गॉन, मल्टीपल पीर्सिंग की गई, इन्फेक्शन हो गया एंड शी डिडंट रिस्पॉन्ड टू एनी डॉक्टर। टाइम पे डॉक्टर को भी दिखाया होता तो शायद वो इन्फेक्शन होते होते कान बिल्कुल नाजुक सी, इसमें बहुत नरम हड्डी लगी हुई है, इस नाजुक की एक दफ़ा ये श्रिबल कर जाए, श्रिंक कर जाए, यू कैन नॉट अंडू, अब नई कार्टिलेज लगानी पड़ेगी, ये उसको अब ठीक नहीं किया जा सकता। अब वो उस वक्त इंगेजमेंट हुई थी, अब वो दूसरी पार्टी को पता भी नहीं था कि किस साइड का कान नहीं है। तो ये ब्यूटी के लिए अज़हद ज़रूरी है, पीर्सिंग बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, मिनिमम करवाएं, किसी डॉक्टर से कराएं। डॉक्टर साहब वैसे मेरे ख्याल से तो इतनी सेंसिटिव जगह है कान यहाँ पे, मुझे तो उन लोगों के हौसले को दाद देनी पड़ेगी जो यहाँ तक कान बनवा लेते हैं। एग्जैक्टली 5-7 पीर्सिंग एक ही अरिकल पे, ईयर पिन्ना पे इज टू मच। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब हमारे पास कुछ वक्त कम है, मुझे 2-3 चीज़ें आपसे पूछनी है। नहाते हुए कान में अगर पानी चला जाए, ये बहुत जो है कॉमन चीज़ें हैं जिस पे लोग परेशान भी हो जाते हैं, कान में दर्द भी होना शुरू हो जाती है। आपकी वो जो फर्स्ट एड कहते हैं ना, आपको फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? ऐसे है तो बिल्कुल कान में नॉर्मल है पानी का जाना। अच्छा। लेट इट ड्राई। ठीक है। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो आप सिंपल ड्राई हीट अप्लाई करें। हेयर ड्रायर है तो दी बेस्ट, बट कीप इट लिटिल अवे, 1 or 2 feet अवे रखें जहाँ पे आपको सूदिंग लगे, कान के पर्दे को हर्ट ना करे। ठीक है। दूर रखें। हेयर ड्रायर इज़ द बेस्ट वे। नहीं है तो कोई बात नहीं, साफ़ कॉटन का कपड़ा लें, लिटिल वार्म कर लें आयरन पे और लाइट सी हीट दें। फेस पे कभी भी हैवी हीट, ये जो हम पत्थर पकड़ के गर्म करके करते हैं, या ख़ास तौर पे लोगों ने पैड रखे होते हैं बड़े लिखों ने, वो जॉइंट्स के लिए ठीक है। फेस की स्किन बहुत डिलिकेट है, फाइन है, इस पे हैवी हीट अप्लाई ना की जाए। सही। डॉक्टर साहब अक्सर ऐसा होता है कि आप सो के उठें तो आपके कान आपका सोया हुआ फील होता है और ये कान की हड्डी में भी दर्द होती है, सो ये इसकी रीज़न क्या होती है? ये तो बड़ी अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन टू द पर्सन, क्योंकि इसका मतलब आपको नींद बहुत अच्छी आती है और काफ़ी देर सोए हैं उस साइड पे। ये और अक्सर सो जाना किसी बॉडी के पार्ट का, लेग्स का बार बार, इसका मतलब हम आम तौर पे 2 ही चीज़ें लेते हैं कि बंदे को और ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है। एक्टिव लाइक माइकल जैक्सन। हम सबको दिन में 1 या 2 घंटे कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए। टू कीप अप योर स्माइल एंड स्ट्रेंथ, एक्सरसाइज फ़र्ज ही समझें। और दूसरी, अगर डेफिशिएंसी विटामिन की है, आप फल, सिंपल चीज़ें, वेजिटेबल कम लेते हैं, अगर नहीं ले रहे तो फिर आपको मल्टीविटामिन लेना चाहिए। विटामिन की डेफिशिएंसी से भी बॉडी नर्व्स सुन होती है। ठीक है। एक बहुत अहम क्वेश्चन इन दी एंड मुझे आपसे पूछना है, कुछ लोगों की एज के साथ कुव्वत समात कम होना शुरू हो जाती है, उसकी रीज़न मुझे अक्सर ये IF भी लगा के इतना वो चीज़ें जो है ना वो डायरेक्ट सुनने की आदत होगी, मुझे बाद में थोड़ी सी प्रॉब्लम। आयशा को कहती हूँ IF भी में तुम इतना ऊंचा बोलती हो, मुझे प्रॉब्लम होती है। सो खैर ये तो एक अलग चीज़ है। जिन लोगों की टाइम के साथ कुछ स्पेसिफिक एज में जाके कुव्वत समात कम होती है, उसकी रीज़न क्या होती है ताकि हम पहले से उसको केयर करना शुरू कर दें? 3 बड़ी वजह हैं। इन्फेक्शंस, ये जितनी भी वायरल इन्फेक्शन है, मीज़ल्स, मम्स, कान की इन्फेक्शन, ख्याल किया जाए कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स, मीठा और मीठी चीज़ें, राइस,
उतनी खानी चाहिए जितने आप फिज़िकली एक्टिव हैं। अच्छा। अगर आप रिक्रिएशनल फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, गेम्स करते हैं, स्पोर्ट खाते हैं, फिर सब कुछ अलाउड है। और आप कम खाते हैं तो आपको खाना भी कम ही चाहिए। ठीक है। अगर शुगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, राइस, बेकरी, मीठा, तो फिर आप अपने लिए बीमारी को इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है। बीमारी आपके आसपास फिर रही है। ठीक है। इसलिए एहतियात करें। दूसरी बड़ी वजह, उम्र के साथ शुगर कुछ लोगों को बहुत अर्ली हो जाती है। कानों में कुछ चीज़ें फेरना, इससे इन्फेक्शन, पर्दा डैमेज हो सकता है। नाक को एक ट्यूब कानों से मिलाती है। जो लोग बहुत एक्टिव हैं, गेम करते हैं, मसाम उनके खुले रहते हैं, उनके कान काफ़ी 100 ईयर्स के बाद भी ठीक रहते हैं। कुछ लोगों के नॉर्मली बाई बर्थ ही ऐसे डिज़ाइन है कि 60 प्लस पे उनको हीयरिंग एड की ज़रूरत है। इसमें बहुत एडवांसेस हो चुकी हैं। जैसे कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं, इसी तरह हीयरिंग एड्स हैं जो पर्दे के ऊपर छोटी सी चीज़ लगा दें, पेशेंट को खुद भी नहीं पता होता। विदाउट एनी सर्जरी पेशेंट कैन हियर एब्सोल्युटली नॉर्मल। इसलिए सोने से पहले ठंडी खट्टी चीज़ बिल्कुल ना ली जाए। अच्छा। सोने से पहले अब देखिए ये चीजें तो कभी हमने सोची भी नहीं कि हमने इन चीजों का ख्याल रखें। सोने से 2 घंटे पहले फल ना लिए जाए। विटामिन सी, ग्लूकोज उस वक्त लें, ये हाई ऑक्टेन की तरह है जब आपने मैक्सिमम फिजिकल एक्सरसाइज करनी, जब आपने वाकई को परफॉर्मेंस देनी, जब आपने सोना है तो लिटिल बिट सिंपल चीज़ें, देन बिहेव लाइक जापानीज एंड चाइनीज। ठीक है। कोई वार्म चीज़ थोड़ी सी लेके सोएं। सोने से पहले ठंडी खट्टी चीज़ें हरगिज़ ना लें। एक्सरसाइज को आदत डालें। आई थिंक सो आपकी स्मार्ट बिल्कुल ठीक रहेगी। बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर साहब ने टिप्स बताई हैं। इन चीज़ों का ख्याल रखें तो जो छोटे छोटे मिसाइल इससे रिलेटेड हैं, और वाज़ेह तौर पे डॉक्टर साहब ने कह दिया कि कानों की सफाई आपने नहीं करनी। कुदरत का निज़ाम है, अल्लाह ताला ने ही ऐसा सिस्टम रखा है कि आपके कानों की सफाई की आपको खुद ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम है, ये वाज़ेह किया डॉक्टर साहब ने कि सबको एक स्पेसिफिक टाइम में डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मुआयना ज़रूर कराना चाहिए अपने कानों का। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एंड जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, तो इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचे अपने इख्तिताम को। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।